गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स और आज हम इसमें पढ़ेंगे बैंकिंग। कल हमने चैप्टर पढ़ा था मनी और आज का हमारा चैप्टर है बैंकिंग। बैंकिंग हमारा चैप्टर है। अब बैंकिंग टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक आरबीआई जो हेड होता है सबका और एक कमर्शियल बैंक। ये दो पार्ट्स में बैंकिंग हम डिवाइड करते हैं। अब व्हाट इज कमर्शियल बैंक? ये कमर्शियल बैंक होता क्या है? कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनरल पब्लिक के साथ डील करता है, उनका कैश अपने पास डिपॉजिट करता है और उनको लोन देता है एंड गिव देम लोन। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एडवांसेस द लोन टू दैम। ये बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन बनती है। अब इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला इसका कंपोनेंट बनता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला इसका कंपोनेंट बनता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब ये क्या होता है? अब इसके टू पार्ट्स होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट एंड नॉन चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट वो होते हैं जिसमें बैंक हमें चेक इशू करता है। बैंक प्रोवाइड द चेक फॉर द ट्रांजेक्शन। ये इसके एग्जाम्पल बनते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब अगर आप अपना अकाउंट देखोगे तो आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट जनरल पब्लिक को दिया जाता है और जो करंट अकाउंट होता है वो एक बिजनेसमैन का होता है, क्योंकि वो उसके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो सेविंग अकाउंट में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आपके पास सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा तो आपके पास चेक जरूर होगा, तो क्यों क्यों इसलिए उसे चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। अब नॉन नॉन चेकेबल डिपॉजिट कौन सी होती है? ये वो वाली डिपॉजिट होती है जिसमें बैंक हमें चेक इशू नहीं करता किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। अब बैंक हमें चेक इशू क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें हमारे पास फिक्स डिपॉजिट, एफडी, आरडी, आप भी अपना पैसा बचाने के लिए एफडी कराते होगे, आरडी कराते होगे, तो वो आपका पैसे से जमा हो जाता है कि आपको इतने साल बाद दोबारा मिलेगा, तो इसलिए इसमें कोई चेक नहीं मिलता। ये इसके पहला कंपोनेंट था। अब इसके सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं। अब ये क्या होता है? एडवांसिंग लैंडिंग ग्रांटिंग फंक्शन। इसमें बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है हमारे क्या प्रोडक्टिव यूज के लिए। इसमें बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है प्रोडक्टिव यूज के लिए। मतलब अब आपको एक फैक्ट्री शुरू करनी है, तो आप फैक्ट्री, आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, बैंक ने आपको लोन दे दिया। अब आप बैंक के पास गए कि भैया मेरे को शादी है, मुझे दे दो पैसे, मेरे घर में शादी है, मुझे दे दो पैसे, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि वो आपका प्रोडक्टिव फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। ये आता है इसका थर्ड पॉइंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें बैंक हमें देता है लॉकर। लॉकर जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, मतलब घर के पेपर हो गए, बहुत सारी फैसिलिटीज देता है बैंक। आपको देगा लॉकर, देगा बैंक टू बैंक ओवरड्राफ्ट। अब लॉकर तो आपको पता होगा कि क्या होता है लॉकर, ठीक है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये मतलब जब आप मानो आपके खाते में 10,000 रुपए है, तो आप अपने खाते से आप 20,000 रुपए आप निकाल सकते हो। बैंक ने आपको 10,000 का लोन दे दिया। बैंक ने आपको 10,000 का लोन दे दिया। ये कुछ समय तक फ्री होता है, उसके बाद इस पर चार्जेस पड़ने शुरू हो जाते हैं।
लोन के जैसे। अब ये तो हो गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसका एक और अगर एग्जांपल लिया जाए तो आएगा ट्रैवलिंग चेक। क्या आएगा? ट्रैवलिंग चेक। अब ट्रैवलिंग चेक क्या होता है? मानो अब आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और आपको डर है कि मेरी जेब से पैसे ना गिर जाएं, तो आप एक ट्रैवलिंग चेक अपने साथ लेकर के जाओगे और ये वहाँ पर आप मानो अपने बैंक में गए, वहाँ पे जो भी ब्रांच होगी आप वहाँ पे दे देकर के आप कैश आप इशू करा सकते हो। ये होता है ट्रैवलिंग चेक। ये होते हैं इसके कंपोनेंट का कमर्शियल बैंक के। नाउ आवर टॉपिक इज आरबीआई। व्हाट इज आरबीआई? अब देखा जाए तो आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। आरबीआई क्या है? इट इज एन एपेक्स और सुप्रीम बैंक। It is an apex or supreme bank which control entire banking system. It is the apex and supreme bank which control all the entire banking system. ये सारा बैंकिंग सिस्टम यही एक बैंक संभालता है, आरबीआई। ये आरबीआई के पास खाता एचडीएफसी का भी होगा, आईसीआईसीआई का भी होगा, पंजाब नेशनल बैंक का भी होगा, नैनीताल बैंक का भी होगा, बहुत सारे बैंक का इसके पास खाता होता है। तो अब इसमें क्या करता क्या है इसमें बैंक? बैंक इन सबको कंट्रोल करता है। ये जितने भी बैंक होते हैं ये इन सबको कंट्रोल करता है। इट इज एन एपेक्स और सुप्रीम बैंक विच कंट्रोल ऑल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। ये आरबीआई सारे बैंकिंग सिस्टम को संभालता है। इशू ऑफ करेंसी। व्हाट इज इशू ऑफ करेंसी? अब बैंक के पास, अब आरबीआई के पास एक राइट होता है करेंसी को इशू करने का। जितने भी नोट छपते हैं सब आरबीआई में छपते हैं, ठीक है। अब ये नोट जो आरबीआई में छपते हैं तो ये एक मोनोपोली है इसके पास। तो अब इसमें अब इसके पास एक राइट होता है, तो अब इसके पास दो करेंसी छापने के लिए दो होते हैं। एक होता है बैंकिंग डिपार्टमेंट और इशू डिपार्टमेंट। अब बैंकिंग डिपार्टमेंट क्या है? बैंकिंग डिपार्टमेंट वो वाला डिपार्टमेंट है जिसमें ये सारे ये बैंकों को संभालता है। और इशू और इशूइंग डिपार्टमेंट क्या है? इसमें ये इसके पास एक मोनोपोली होती है कि ये नोट को इशू करता है। अब इसको अगर देखा जाए तो अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है बस नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास ही क्यों है और कोई बैंक क्यों नोट नहीं छाप सकता? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि बस नोट छापना आरबीआई के पास ही क्यों है और कोई क्यों नोट नहीं छाप सकता? तो उसके भी 3 पॉइंट निकलते हैं। पहला, यूनिफॉर्मिलिटी इन द नोट सर्कुलेशन। पहला आता है यूनिफॉर्मिलिटी इन द नोट सर्कुलेशन। अब यूनिफॉर्मिलिटी क्या होती है? व्हाट इज यूनिफॉर्मिलिटी? व्हाट इज यूनिफॉर्मिलिटी? क्या होती है यूनिफॉर्मिलिटी? अब नोटों का जो मतलब नोट छपेंगे आरबीआई में वो एक ही फ्लो से आगे आएंगे। ये नहीं होगा कि मतलब इस एरिया में ज़्यादा आ रहे हैं और उस एरिया में कम आ रहे हैं, तो वो एक ही फ्लो से आगे आएंगे, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्मिलिटी। सेकंड आता है फेथ इन पेपर करेंसी। लोगों का फेथ ऑफ पब्लिक इन पेपर करेंसी। अब मानो कि सारे बैंक के पास नोट छापने का राइट है, सारे बैंक के पास। तो कोई कोई कहेगा कि एचडीएफसी का नोट बहुत बढ़िया है, कोई कहेगा आईसीआईसीआई का नोट बहुत बढ़िया है, कोई कोई कहेगा कि नैनीताल का नोट बहुत बढ़िया है। तो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगी कि मतलब कहाँ का नोट सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए एक को राइट दिया गया है कि यही नोट छापेगा। अब सेकंड में थर्ड में आता है कि अगर मानो अगर किसी एरिया में नोट की सप्लाई अगर रोकनी हो, किसी एरिया में मानो ये कोई एरिया है या मतलब मानो कोई एरिया है, यहाँ पे हमें नोट की सप्लाई कम करनी है, तो अब अगर एक रिटर्न नोटिस जाता है वो पहले आरबीआई के पास जाएगा, फिर यहाँ से घूम के ये सारे बैंकों के पास आएगा। तो
सबसे पहले ये छापना बंद करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये आगे वो मैसेज इसको भेजेगा, फिर ये बंद करेगा, फिर आगे ये मैसेज इसको भेजेगा, फिर ये बंद कर देगा। तो ये टाइम लगने में बहुत धीरे धीरे ये वाली प्रोसेस चलेगी। तो इसमें तब तक आप बहुत सारे नोट छप चुके होंगे और बहुत सारे नोट यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, तो फिर सप्लाई नहीं रुकेगी। तो इसलिए सीधा एक नोटिस आया इसके पास और इसने सप्लाई बंद कर दी यहाँ की, तो नोट यहाँ पे सप्लाई होंगे ही नहीं। इसलिए एक ही बैंक को राइट दिया जाता है नोट छापने का। बैंक्स टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैंक, बैंक्स टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैंक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब इसमें 3 पार्ट आते हैं, ए बी सी। पहला आता है एज अ एजेंट, एज एन एजेंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट आता है। तो इसमें क्या क्या करता है, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो इसमें बाइंग एंड सेलिंग, इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है एज अ एजेंट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है एज अ बैंक। एज अ बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बैंक इन सब के अकाउंट बना के रखता है, इसलिए एज अ बैंक। फिर आता है एज अ एडवाइजर, जो आरबीआई होता है, जो आरबीआई होता है वो सबको, वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी क्रिएट करने में। जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी क्रिएट करने में मदद करता है, इसलिए एज अ एडवाइजर। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक क्या होता है? व्हाट इज बैंकर्स बैंक? जो आरबीआई होता है, जो आरबीआई होता है, ये आरबीआई के पास कुछ मतलब रिलेशंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। ये हो गया एचडीएफसी, आईसीएससी, आई, पंजाब नेशनल बैंक, नैनीताल नेशनल बैंक, जितने ही बैंक होते हैं इसमें सबका मतलब एक रिलेशन होता है। और जो ये बैंक होते हैं ये इनका हमारे साथ रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब RBI have some relation with bank as commercial bank have some relation with the general public. With the general public, it deposit the cash and it advances the loan to them. It deposit the cash in RBI and advances the loan to commercial bank. आरबीआई इनसे पैसा अपने पास डिपॉजिट भी करता है और आरबीआई इन्हें लोन भी देता है अप्रूव्ड सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब अगर ये वाले बैंक हमसे, अब अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओ, आप बैंक के पास लोन लेने गए तो आप बैंक को पहले एक अपने घर के कागजात दोगे या कोई सिक्योरिटी दोगे कि भैया आप हमें लोन दे दो, तो आपको बैंक लोन देगा। वैसे ही आरबीआई ये वाले बैंक, ये वो कमर्शियल बैंक को ऐसे ही लोन देता है, आप हमारे पास कुछ सिक्योरिटी में रखो, हम आपको लोन दे देंगे। इसलिए कहा गया है आरबीआई हैव सम रिलेशन विद कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक हैव विद द जनरल पब्लिक। ये होता है बैंकर्स बैंक। फिर आता है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब ये क्या होता है, मानो कि बैंक है एक, ठीक है, अब आप बैंक में गए, आपने अपने 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा कराए, आपने 50,000 रुपये अपने बैंक में जमा कराए। अब 2-4 बंदे और आए, उन्होंने कि किसी ने 20,000 निकाल लिए, किसी ने 10,000 निकाल लिए।
तो बैंक के पास बचे इस समय 20,000 रुपए। आपने बैंक में 50,000 रुपए आपने जमा कराए, कोई बंदा आया उसने निकाल लिए 20,000 रुपए, फिर एक ने निकाल लिए 10,000 रुपए, तो 30,000 रुपए टोटल निकल गए। अब बैंक के पास बचे हैं 20,000 रुपए। अब आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक से कहते हो भैया मुझे 30,000 रुपए दे दो, मुझे 30,000 रुपए दे दो, लेकिन बैंक के पास तो बस 20,000 रुपए है। तो बैंक क्या कहेगा, बैंक जाएगा ये वाले बैंक के पास, ये इसके पास, लेकिन ये भी इसको अगर लोन नहीं देते हैं तो फिर इसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है आरबीआई के पास आने का। एक लास्ट ऑप्शन बचता है इसके पास आरबीआई के पास आने का। तो अब ये आरबीआई के पास आएगा और आरबीआई से लोन ले जाएगा अप्रूव्ड सिक्योरिटी के तौर पे। लोन ले क्या आ रहा है आरबीआई से, तो अब इसके पास हो गए 30,000 पूरे, और ये आपको आपका कैश वापस कर देगा। इसलिए इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी द कमर्शियल बैंक विल गो टू द सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड लोन, कि उसको लोन मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरवाइजिंग फंक्शन। सुपरवाइजिंग फंक्शन, अब ये क्या होता है, आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक के ऊपर ये अपनी एक नजर रखता है कि वो बैंक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब वो उनको टाइमली ऑडिट करेगा, वो सब सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा, वो उनके लाइसेंस चेक करेगा, वो उनके लाइसेंस चेक करेगा कि आपके पास लाइसेंस है, कि आपने बैंक खोल रखा है, आपके पास लाइसेंस है बैंक चलाने का, और अगर नहीं है तो बैंक बंद करा देगा। और फिर जाएगा लाइसेंस चेक करेगा कि आपके पास जो आपका बैंक है इसकी ब्रांच एक विदेश में है, अब्रॉड में है, तो आपके पास क्या उसका लाइसेंस है, अगर है तो सही है, वरना बंद। वो बिना लाइसेंस है तो वैसे ही कोई काम नहीं होता बैंक का। इसलिए ये इसको सुपरवाइज करता है, उसके ऊपर एक नजर रखता है। फिर आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, अब मानो जो डॉलर था, डॉलर का प्राइस बढ़ के 100 रुपए हो गया, डॉलर का प्राइस 70 से बढ़ के 100 रुपए हो गया, तो आरबीआई ने एक रिजर्व बना रखा होगा डॉलर का, तो इसको दे देगा। जब डॉलर की जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो इसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, जब इसका प्राइस जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये फिर से 70 पे आ जाएगा। इसलिए ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई अपने पास हर एक डिपॉजिट का एक रिजर्व बना के रखता है टू प्रमोट फॉरेन एक्सचेंज। फिर आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लीनिंग हाउस फंक्शन, अब ये क्या फंक्शन है, अब आरबीआई ये बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, नैनीताल नेशनल बैंक, ये बैंक है, एक ए बी सी डी, ये बैंक है। और आपका खाता मानो ए का खाता एचडीएफसी में और सी का खाता आईसीआईसी में। अब सी ने एक चेक दिया ए को, कोई भी बिजनेस था, सी ने ए को चेक दिया और ए ने जाके चेक अपने बैंक में जमा करा दिया। तो अब क्या होगा, अब आरबीआई के पास सबके खाते हैं, तो ये एचडीएफसी वाला चेक यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे जाया करके ये क्लियर होकर के एचडीएफसी के बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
फिर वहां से ये ए के खाते में पहुंच जाएगा। मतलब जब सी ने ए को चेक दिया तो वो सीधा वो अपने बैंक में गया, तो फिर ये वाला बैंक क्या करेगा, ये वाला बैंक एचडीएफसी बैंक वो वाला चेक दे देगा आरबीआई को। तो आरबीआई उस चेक को आईसीआईसीआई बैंक से क्लियर करा के फिर से एचडीएफसी को दे देगा, और एचडीएफसी इस ए के अकाउंट में वो वाले पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब अगर इसको बोला जाए तो इसको कहेंगे सिंस ऑल द बैंक हैव देयर अकाउंट विद आरबीआई, सो आरबीआई सिंपली सेटलमेंट देयर claim of various bank through transaction of fund from one account to another account। एक अकाउंट से अनदर अकाउंट में डालने के लिए बैंक ये सारी प्रोसेस करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। हम 3 कॉलम बना लेंगे, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, और यहां हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये लिखना कंपलसरी होता है, वरना फिर अगर जहां पे आपको 3 नंबर मिल रहे होंगे वहां आपको सीधा सीधा एक नंबर मिलेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा होगा, और ये बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें पहले आता है मीनिंग। अब आरबीआई का मीनिंग क्या था? आरबीआई सुप्रीम बैंक विच कंट्रोल ऑल द बैंकिंग सिस्टम, ये था आरबीआई का मीनिंग। और कमर्शियल का क्या था मीनिंग? कमर्शियल बैंक इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच commercial bank it is a financial institution which collect all the funds from the general public and advances loan to them। ये हो गया इसका। अब सेकंड आता है हाउ मैनी बैंक, नंबर ऑफ बैंक। नंबर ऑफ बैंक तो ये तो खाली 1 है, और ये सो मैनी है, ये है सो मैनी और ये खाली 1 है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि अथॉरिटी ऑफ नोट करेंसी किसके पास है? अथॉरिटी ऑफ नोट इशूइंग, ये किसके पास है? तो ये आरबीआई के पास है। अब आरबीआई हैव द अथॉरिटी टू इशू द नोट, और कमर्शियल बैंक इट डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो आता है डील विद पब्लिक, डील विद जनरल पब्लिक। अब ये क्या कह रहा है, डील विद जनरल पब्लिक? तो आरबीआई किसी भी जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। आरबीआई के पास खाते होते हैं कमर्शियल बैंक के, लेकिन किसी भी जनरल पब्लिक का खाता नहीं होता, इसलिए ये डू नॉट डील, ये डील नहीं करता किसी भी जनरल पब्लिक से, और ये डील करता है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास कंट्रोल, इसका कंट्रोल और इसका कंट्रोल। कंट्रोल, इसका कंट्रोल किसके पास है? इसका कंट्रोल टोटली गवर्नमेंट के पास है, और इसका कंट्रोल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इसका कंट्रोल गवर्नमेंट और इसका कंट्रोल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के पास है। डिफरेंस क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। क्या? इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब इसका डिफरेंस है, तो इसको पहले तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला आता है क्वांटिटेटिव और दूसरा आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर। क्वांटिटेटिव मेजर, मेजर
ये डिफरेंशियल है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये these are those instruments which affect the overall money supply of an economy। ये पूरे पूरे इकोनॉमी की मनी सप्लाई को हिला के रख देते हैं। ये डू नॉट इफेक्ट ओवरऑल मनी सप्लाई, ये पूरी मनी सप्लाई को नहीं हिलाते। ये बस अपने एक एरिया होता है, ये वहाँ की मनी सप्लाई चाहे हिल जाए, लेकिन पूरी ऑल ओवर ये मनी सप्लाई नहीं हिलाते। अब इसमें आते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट मतलब आपने बैंक में अपने पैसे जमा करे तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका बैंक रेट हो गया। आपको वो जो लोन देगा बैंक, वो आपका बैंक रेट हो गया। मतलब बैंक ने आपको लोन दिया 5% पे, तो वो बैंक का रेट है। अब आपने अपना कैश बैंक में जमा करा 2% पे, तो वो बैंक रेट है, ठीक है। अब आता है व्हाट इज CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या होता है? एवरी बैंक हैव टू कैप अ मिनिमम डिपॉजिट विद RBI। ये RBI का रूल है कि उसको मतलब उसके पास अगर 10,000 रुपए आए हैं तो वो उसका 10% मिनिमम डिपॉजिट कम से कम RBI के पास रिजर्व के तौर पे रख देगा। फिर आता है SLR। अब SLR क्या होता है? ये होता है सुटेबल लिक्विड रेशियो। अब इसमें क्या है? SLR सुटेबल लिक्विड रेशियो, इसमें बैंक को मिनिमम डिपॉजिट अपने पास रखना होता है एज अ लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट क्या होता है? जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो होता है लिक्विड एसेट। और लिक्विड एसेट अब वो अपने पास रखेगा, क्योंकि जो वो लिक्विड एसेट जब वो अपने पास रखता है तो वो उसको ATM के तौर पे रखता है। जो ATM में जो पैसे रखे जाते हैं वो SLR के थ्रू रखे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसमें बैंक सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचता है। इसमें बाइंग एंड सेलिंग चलती है सिक्योरिटी की, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब अगला आता है व्हाट इज रिजर्व रेपो रेट। व्हाट इज रिजर्व रेपो रेट? ये वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है RBI से। RBI से इसको लोन मिलता है। जो मानो ये RBI है, ये नीचे बैंक है इसके, जो भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ये जब पैसा ये अपना यहाँ पे जमा करेंगे तो इसको कहते हैं रेपो रेट। और ये जो इन्हें यहाँ से जो लोन मिलेगा, ये इस लोन को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये जब अपना पैसा जब यहाँ पे जमा करेंगे तो ये होता है रेपो रेट, और जब इन्हें यहाँ से लोन मिलेगा तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो जब इन्हें लोन मिलता है तो होता है रिवर्स रेपो रेट। ये आप समझ गए। अब आपको मैंने इसका मीनिंग मैंने बताया था, दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच डू नॉट इफेक्ट ऑल ओवर मनी सप्लाई, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या आता है? ये आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब आप जाओगे जहां से आपको महीने का राशन मिलता है, जो आपका एक राशन कार्ड होगा आपके पास, उस पर आपको राशन मिलता है सरकार की तरफ से। तो उस पर फिक्स होता है कि आपको 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं ऐसे देते हैं वो लोग। 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं। तो इस पे ये चीज बेस्ड होती है कि इतने लाख हमें इस सेक्टर में देने हैं, इतने हमें इस सेक्टर में देने हैं। मानो 43 लाख इन्होंने देने हैं फार्मिंग सेक्टर में, 22 लाख देने हैं बिजनेस सेक्टर में, 48 लाख देने हैं इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इसमें ये सब
इसमें कोटा होते हैं, इसमें इन सब का कोटा बेस्ड होता है, फिक्स्ड होता है इन सब का कोटा। फिर आता है मर्जर। अब मर्जर क्या होता है? मर्जर एक, मानो आप गए बैंक में, आपने अपना वहां पे जमीन, आपको लोन लेना था बैंक से, आपने अपने जमीन के पेपर दिखाए और वो निकले 48 लाख के। कितने के निकले? 48 लाख के। तो वो आपको बस उसका 40 लाख रुपीज ही लोन देगा। वो 8 लाख रुपीज अपने पास रिजर्व के तौर पे रखेगा कि कभी भी इसके प्राइस गिर सकते हैं या बढ़ सकते हैं। बैंक कभी भी 100% डीलिंग नहीं करता, वो हमेशा 70% या 60% डीलिंग करता है, क्योंकि बैंक को भी अपने पास एक रिजर्व रखना होता है कि वो बैंक ना डूब जाए, इसलिए ये मर्जर बना के रखता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक आता है, व्हाट इज मनी क्रिएशन। व्हाट इज मनी क्रिएशन? मनी क्रिएशन क्या होता है? कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मनी क्रिएशन। दे क्रिएट क्रेडिट या मनी, दे क्रिएट क्रेडिट commercial bank play an important role in money creation. They create money in the form of demand deposit, in the form of demand deposit। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है MM इक्वल्स टू 1/LRR, 1 इक्वल्स टू LRR। इसके एजम्पशंस क्या होते हैं? इसके एजम्पशंस होते हैं, पहला कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी ट्रांजैक्शन चेक में होंगी। आप अगर एक माचिस का डिब्बा भी खरीदने जा रहे हो तो वो वाली ट्रांजैक्शन भी चेक में होगी। ठीक है, और जितने भी इसका सेकंड आता है, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो एक समय पे पैसा सारा का सारा निकालने नहीं आएंगे। ठीक है, थर्ड आता है, सारे बैंक एक ही यूनिट है, ऑल बैंक आर सिंगल यूनिट। ठीक है, तो अब ये हो गए इसके एजम्पशंस। तो इसके लिए अब हम एक बना लेते हैं टेबल। टेबल क्या बनेगा? राउंड। इसमें हम लिखेंगे अपने राउंड। यहाँ पे जो हमारे पास होगा डिपॉजिट, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास डिपॉजिट, यहाँ पे LRR, यहाँ पे लोनेबल रिजर्व पे LRR, और यहाँ पे लोनेबल रिजर्व, यहाँ पे लोन वैल्यू कह लो, लोनेबल रिजर्व कह लो। ठीक है, अब राउंड फर्स्ट में बैंक के पास आए 1000 रुपए, यहाँ पे ये 10% से डीलिंग कर रहा है। अब अगर ये 10% से करता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 1/10/100, क्योंकि ये LRR होता है, हमें MM निकालना होता है कितने टाइम करेगा वो। तो अब देखा जाए तो हो गया 100/10, इससे ये गया आया 10 टाइम्स। अब ये इस 1000 रुपए को इस 10% के हिसाब से ये 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। अब इसने अपने पास रखे 100 रुपए, बाकी 900 रुपए दे दिए। अब फिर यहाँ पे ये जो लोन के तौर पे यहाँ से 900 रुपए गए, अब ये फिर इसने चेक से पेमेंट करी और फिर वो फिर से आ गए बैंक के पास। सेकंड राउंड में यही वाले पैसे बैंक के पास आ गए। अब बैंक ने इसमें से 10% अपने पास रख लिया, कितना हो गया? 90 रुपीज। ठीक है, तो अब इसने आगे दिए 810 रुपए। ठीक है, अब फिर यही वाले पैसे बैंक के पास चेक से आ गए थर्ड राउंड में। अब इसने फिर से इसका 10% रखा, मतलब 81 रुपीज, और इसने 729 रुपीज एज अ लोन के रूप में फिर से दे दिए। अब ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, 4th 5th 6th
जब तक का ये यहाँ पे 10,000 नहीं बन जाते ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाएंगे 1000 और यहाँ पे बन जाएंगे 9000, क्योंकि यहाँ पे LRR में यहाँ उसने सबसे कम रिजर्व रखना होता है, इसलिए यहाँ पे बन जाएंगे 1000। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इसे स्टॉप करना है। जब फर्स्ट डिपॉजिट यहाँ पे बराबर हो जाए LRR में जब फर्स्ट डिपॉजिट इक्वल हो जाए तो ये आपका टेबल पूरा हो जाएगा और आप इसको स्टॉप कर दोगे। और अगर आप इसको हाफ बना करके आते हो तो आपको इसके मार्क्स हाफ ही मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलते फिर इसके। ये तो हो गया हमारा डोनेबल रिजर्व। अब अगर हम देखें, अगर ये बैंक इसको 50% पे रखता, LRR इक्वल्स टू 50%, तो क्या होता 1/50/100, तो क्या हो जाएगा 100/50 2। तो बैंक बस 50% से बस इसको दो गुना कर पाएगा, 1000 के बाद 2000 कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सबसे कम रिजर्व लेके चलता है, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैंकिंग चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियो आ सके और मैं आपको फ्री कोचिंग दे सकूं। थैंक यू।